नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत में भ्रष्टाचार घटता हुआ लगता है। लोगों में 2014 के मुकाबले भ्रष्टाचार की धारणा कम हुई है। वैश्विक पैमाने के EY ग्लोबल फ्रॉड सर्वे 2016 की माने तो 58% भारतीय रिश्वत और भ्रष्टाचार की अब बात करते हैं। 2014 में ऐसे लोगों की संख्या 68% थी। मतलब नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद रिश्वत और भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले घटे हैं। 10% लोगों ने भ्रष्टाचार का रोना बंद किया है। यह बड़ी बात है। बावजूद इसके वैश्विक पैमाने के 39% औसत से यह बहुत ज्यादा है। भारत में लोगों का कहना होता है कि जब तक रिश्वत लेने वालों को सजा नहीं होने लगेगी तब तक कुछ नहीं होगा। भारत के 84% लोग चाहते हैं कि रिश्वत लेने वाले आखिरी शख्स का पर्दाफाश हो। यदि भारत को दुनिया का नामी देश बनना है, अपने यहाँ निवेश कराना है, तो फॉलोअप आखिर तक होना चाहिए। वैश्विक कंप्लायंस पैमाने अपनाने होंगे। सर्वे के अनुसार मौजूदा सरकार नियम और कायदे में मैक्रो स्तर पर परिवर्तन कर रही है, मगर फोकस उन बारीक बातों पर होना चाहिए जिससे बदले जा रहे नियम कायदे हकीकत में प्रभावी हो। पारदर्शिता की जरूरत है। सर्वे में यह भी कहा गया कि ऑफशोर कंपनियों की ताजा हकीकत ने भी सरकारों के सामने कार्रवाई की जरूरत बनाई है। संदेह नहीं कि देश में और विदेश में भारत को लेकर सोच में हल्का परिवर्तन आया है, मगर इसको गति तभी मिल सकती है जब सरकार नीचे व माइक्रो लेवल पर लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभव में भ्रष्टाचार मुक्त राज का एहसास कराए। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जब से नया अध्यक्ष बनाया है तभी से मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया है। नए प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य खुद को सीएम दावेदार के तौर पर पेश करने में लगे हैं, तो कई नए और पुराने नेताओं के बीच होड़ तेज हो गई है। इस होड़ में अचानक 2 राज्यपालों के नाम शामिल हो गए हैं। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी के सक्रिय राजनीति में लौटने की चर्चा उत्तर प्रदेश में चलने लगी है। जानकार सूत्रों के मुताबिक पार्टी के आला नेताओं के बीच चुनावी रणनीति पर चर्चा के दौरान भी इन नेताओं का नाम उठा है। पार्टी के नेता मान रहे हैं कि कल्याण सिंह आज भी पिछड़ी जातियों को गोल बंद करने की क्षमता रखते हैं और हिंदुत्व का चेहरा भी बन सकते हैं। उन्होंने खुद भी संकेत दिया है कि अगर उनको कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी तो वे उसको इसी तरह निभाएंगे जैसे राज्यपाल की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दूसरे राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी हैं, जिनके नाम से पार्टी नेताओं को ब्राह्मण और दूसरे सवर्ण वोट एकजुट होने की उम्मीद है। त्रिपाठी का नाम आने के बाद कलराज मिश्र के समर्थक भी सक्रिय हुए हैं। उनका कहना है कि अगर 80 साल के त्रिपाठी का नाम लिया जा सकता है तो वे भी रेस में शामिल हो सकते हैं। बहरहाल इन 2 बुजुर्ग नेताओं के अलावा दूसरे दावेदारों की सक्रियता भी बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी के कुछ पुराने नेताओं ने सोनिया और राहुल गांधी को राजनीतिक सलाह भेजी है। पश्चिम बंगाल के प्रचार में ममता बनर्जी के ऊपर सोनिया और राहुल की ओर से किए गए निजी हमले के बाद पार्टी के कई पुराने नेता असहज हुए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस छोड़कर पार्टी बनाने वाले नेताओं के ऊपर कांग्रेस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को निजी हमले नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि ममता बनर्जी हमेशा गांधी परिवार के प्रति सद्भाव दिखाती रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में भी समन जारी होने पर वे एकमात्र नेता थी जो सोनिया गांधी से मिलने गई और अपना समर्थन दिया। सोनिया और राहुल भी इसका ख्याल रखते थे कि उनके ऊपर निजी हमले न हो, लेकिन 2 चरण के मतदान के बाद दोनों नेताओं ने ममता के ऊपर जोरदार हमला बोला है। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। इसके बाद ही बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सोनिया और राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उनसे कहा कि कांग्रेस के पूर्व नेताओं पर उन्हें हमला नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के कई पुराने नेता मानते हैं कि उनसे अलग होने वाले नेताओं के वापस लौटने या कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने की संभावना रहती है। सो चाहे ममता बनर्जी हो या जगनमोहन रेड्डी हो और शरद पवार हो या जी.के. वासन हो, उनके ऊपर कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं को निजी आरोप नहीं लगाने चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि तृणमूल सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस के लिए वोट मांगना ठीक है, लेकिन ममता को निजी तौर पर निशाना नहीं बनाना चाहिए।
कांग्रेस ने इस साल होने वाले राज्यसभा के 2 वार्षिक चुनावों के पहले चरण को तो आसानी से निपटा लिया। पहले चरण में पंजाब, असम, केरल आदि राज्यों में चुनाव हुए, जहां कांग्रेस को ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि जितने सांसद रिटायर हो रहे थे उतनी ही सीटें कांग्रेस को फिर मिल रही थी। लेकिन जून जुलाई में करीब 60 सीटों पर चुनाव है और कांग्रेस को इसमें कई सीटों का नुकसान हो सकता है। तभी कांग्रेस के लिए उम्मीदवार तय करना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस की दूसरी मुश्किल ये है कि लोकसभा चुनाव में उसके सारे दिग्गज नेता हारे हुए हैं और सब किसी न किसी राज्य से दावेदार बन गए हैं। कांग्रेस के जानकार सूत्रों के मुताबिक हर दिन नए दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा नेता ऐसे हैं जिनकी वापसी संभव नहीं लग रही है। अश्क अली टाक, विजय दर्डा, सुदर्शन नचियप्पन, अविनाश पांडे, वी हनुमंत राव आदि के लिए फिर से राज्यसभा आना मुश्किल दिख रहा है। इनके बीच रोज नए दावेदार सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र से 2 पूर्व राज्यपालों और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों शिवराज पाटिल और सुशील शिंदे का नाम अचानक चर्चा में आया है। कांग्रेस आलाकमान में दोनों की लॉबिंग चल रही है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को मिलने वाली एक सीट के दावेदार हो गए हैं। मोहसिना किदवई की इस सीट के लिए शोभा ओझा भी दावेदार बताई जा रही हैं। पुराने दिग्गजों में कपिल सिब्बल, जयराम रमेश, पी चिदम्बरम, मणिशंकर अय्यर आदि अलग उम्मीद लगाए बैठी हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। महाराष्ट्र के मालेगांव में 2006 में हुए 4 बम धमाकों के मामले में सभी 9 आरोपियों को मुंबई की एक अदालत ने बरी कर दिया है। इन 9 आरोपियों में से एक आरोपी शब्बीर अहमद मसीउल्लाह की पहले ही मौत हो चुकी है और बचे हुए 8 आरोपी पहले ही 5 साल जेल में बिता चुके हैं, जिसके बाद इन्हें जमानत मिली थी। गौरतलब है कि 2006 के मालेगांव धमाके मामले में जांच एजेंसी ATS ने 13 लोगों को आरोपी बनाया था, लेकिन 9 लोगों को ही गिरफ्तार किया जा सका था और बाकी 4 आरोपी आज तक फरार हैं। इन 9 आरोपियों पर ATS ने मकोका के तहत आरोप पत्र दायर किया था। इस मामले में ATS ने एक आरोपी को सरकारी गवाह भी बनाया था, लेकिन बाद में वो मुकर गया। 8 सितंबर 2006 को मालेगांव में कुल 4 बम धमाके हुए थे, जिसमें 31 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 312 लोग घायल हुए थे। कई महीनों की अटकलों के बाद आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता बहाल हो रही है। पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल भारत आ रही हैं। इस सम्मेलन से इतर वे भारत के विदेश सचिव S जयशंकर के साथ 2 पक्षीय वार्ता भी करेंगे। इससे पहले पिछले साल अगस्त में हुर्रियत नेताओं से पाकिस्तानी उच्चायुक्त की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द हो गई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में नवाज शरीफ से मिलने लाहौर गए थे, जिसके बाद वार्ता बहाल होने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन 2 जनवरी को पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद वार्ता भी खटाई में पड़ गई थी। बताया जा रहा है कि दोनों विदेश सचिवों के बीच पठानकोट हमले सहित सभी 2 पक्षीय मसलों पर बातचीत होगी। कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने आज संसद में उत्तराखंड मसले को लेकर जबरदस्त हंगामा किया। सत्र के पहले दिन कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के मसले पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस ने इसके लिए काम रोको प्रस्ताव दिया है, लेकिन स्पीकर ने प्रश्नकाल स्थगित करने से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस, जदयू और आम आदमी पार्टी के सांसद आसन के नजदीक जाकर नारेबाजी करने लगी। विपक्षी पार्टियों के कुछ सदस्य वेल में जाकर बैठ गए। उधर राज्यसभा में भी कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने जोरदार हंगामा किया। हंगामे की वजह से एक बार के स्थगन के बाद कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। भोजन के बाद भी सदन में कामकाज नहीं हो सका और 3 बजे के करीब राज्यसभा पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी है। हालांकि भोजन के बाद कांग्रेस की गैर मौजूदगी में लोकसभा में कामकाज हुआ। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि संसद सुचारू रूप से चलेगी और विधायी कामकाज निपटाए जाएंगे। उन्होंने संसद के सुचारू संचालन में विपक्षी पार्टियों का सहयोग भी मांगा है। प्रधानमंत्री ने संसद परिसर में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सभी पार्टियां लोकतंत्र की भावना के मुताबिक चर्चा करेंगी और अच्छे फैसले करेंगी। मोदी ने कहा कि बजट सत्र के पहले चरण में काफी अच्छा कामकाज हुआ और कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों के सांसद कामकाज होने से खुश थे, इसलिए उम्मीद है कि इस बार भी पिछली बार की तरह सदस्य सभी मसलों पर खुलकर चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण फैसले किए जाएंगे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्तर पर अपने इर्द गिर्द भले साफ सुथरा रख रहे हों, लेकिन आम जिंदगी के पुलिस थाने से लेकर बीडीओ के स्तर पर नागरिकों को रिश्वत मुक्त अनुभव करवाने पर क्या फोकस बना है। रिश्वत की पहली और आखिरी इकाई सरकार का ढांचा है, उससे दुरुस्त क्या किया जा रहा है, इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
भारत में भ्रष्टाचार को लेकर आम लोगों और कारोबारियों के बीच धारणा बदली है। E&Y के 14वें ग्लोबल फ्रॉड सर्वे की रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत देने वाली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भ्रष्टाचार की शिकायत करने वालों की संख्या में 10% की कमी आई है। यह मामूली बात नहीं है कि आज पहले से कम लोग भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन यह भ्रष्टाचार की समस्या को देखने का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि आज भी भारत में 58% लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार है। दुनिया के स्तर पर ऐसा मानने वाले 39% हैं। विकसित देशों में यह संख्या और कम है। सर्वेक्षण करने वाली एजेंसी और आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि विकासशील देशों में यह समस्या ज्यादा बड़ी है। विकसित देशों में पहले से भ्रष्टाचार का स्तर कम है और अब ब्रिटेन व यूरोपीय देशों ने इसे रोकने के लिए नए उपाय करके हालात को और बेहतर बनाया है। लेकिन विकासशील देशों में तस्वीर थोड़ी अलग है। एशिया के ज्यादातर देशों में कारोबारी मान रहे हैं कि अगर रिश्वत देने से उनको ज्यादा काम मिलता है तो उन्हें इससे कोई परहेज नहीं है। यानी आम लोगों के स्तर पर भ्रष्टाचार को एक शिष्टाचार के तौर पर स्वीकार करने की भावना है। इंडोनेशिया में 60% लोग मानते हैं कि रिश्वत देकर काम निकालने में कोई बुराई नहीं है। भारत में भी ऐसा मानने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। तभी भारत में भ्रष्टाचार को काबू में करना बहुत टेढ़ा काम है। फिर भी धारणा के स्तर पर अगर बदलाव हुआ है तो आने वाले दिनों में इसका फायदा हो सकता है। धारणा में आया बदलाव भी शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं होने की वजह से है। यूपीए की सरकार में शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार का हल्ला था। स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ और कोयला घोटाले से पूरी दुनिया में यूपीए सरकार बदनाम हुई थी। उसके मुकाबले पिछले 2 साल में शीर्ष स्तर पर किसी किस्म के भ्रष्टाचार की खबर नहीं आई है। प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी होने से भी धारणा बदली हुई है। E&Y के सर्वेक्षण के नतीजे भारत के लिए अच्छे आए हैं, लेकिन किसी दूसरे विकासशील देश की तरह भारत में भी निचले स्तर पर भ्रष्टाचार में कमी के संकेत नहीं है। चूँकि भारत में तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसी पारदर्शी व्यवस्था नहीं बनी है जिसमें आम लोग आसानी से अपना काम करा सके। कई सरकारों ने सेवा की गारंटी का कानून पास किया है। इसके बावजूद आम आदमी हर काम के लिए सरकारी बाबू की मर्जी का मोहताज है। उसे पता है कि बिना रिश्वत दिए उसका काम नहीं होगा, इसलिए नीचे के स्तर पर रिश्वत की व्यवस्था चल रही है। दूसरी समस्या कानूनी कमियों की है। भारत में भ्रष्टाचार के लिए भारी भरकम सजा का प्रावधान है, लेकिन सजा जब तक सुनिश्चित नहीं होगी तब तक इसे रोकना मुश्किल है। सजा बेशक कम हो, लेकिन यह सुनिश्चित हो कि सजा होगी तब कानून का भय बनेगा। लेकिन भारत में उल्टा है। भ्रष्टाचार की जांच के लिए बनी एजेंसियों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है और कानून की प्रक्रिया इतनी लंबी व जटिल है कि उसका किसी अंजाम तक पहुंचना मुश्किल होता है। धारणा से आगे बढ़कर सचमुच में भ्रष्टाचार रोकना है तो पारदर्शी व्यवस्था बनानी होगी और कानूनी प्रक्रिया को सरल व प्रभावी बनाना होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद भ्रष्टाचार पर चर्चा करेंगे। देशी निवेशक हो या विदेशी निवेशक, आम आदमी हो या अरबपति, सभी की भारत में बेहाली की वजह रिश्वत और भ्रष्टाचार है। पिछले 2 सालों में इसको लेकर जो हुआ उससे धारणा बदल रही है, मगर पारदर्शिता, कानून कायदों, सरकारी मशीनरी को सुधारने का जुनून नहीं है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव है। संजीव जी, एक वैश्विक सर्वे के अनुसार भारत में भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में ये सोचना हो गया है कि मोदी सरकार में ये घटा है। आपका क्या मानना है? देखिए, इसमें तो कोई मतलब जो मजाक भी होते हैं या सरकार में कैसे एक व्यक्ति का राज है उसकी भी जब चर्चा होती है और उस पर भी लोग कुछ व्यंग सा कस के कहते हैं कि भाई जो निर्णय लेना है एक ही व्यक्ति ले सकता है, तो बाकी मंत्रियों के हाथ में तो निर्णय लेना ही नहीं है, तो मलाईदार अगर आपका विभाग है तो भी करो क्या। और सबसे शीर्ष पद पे जो प्रधानमंत्री बैठे हैं उन पे इस तरह का कोई दाग है नहीं, कोई बात करता नहीं कि किसी भी तरह का फाइनेंशियल इंटीग्रिटी पे उनको कोई प्रश्न नहीं उठाता। तो रिश्वत कम हुई है बड़े मामलों पे, शीर्ष स्तर पर पॉलिसी डिसीजंस पे आज कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता कि जी स्पेक्ट्रम में ये हो जाएगा, गैस प्राइसिंग में ये हो जाएगा, हम पहले से निर्धारित कर लें, ये अब संभव नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि ये जो सर्वे आया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें पहले 68% लोग मानते थे कि भारत में बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन अभी भी 58% मानते हैं। क्योंकि परेशानी है कि कटिंग एज पे भाई बड़ी स्तर पे क्या भ्रष्टाचार हो रहा है उसका तो फर्क बड़े लोगों में पड़ता है, लेकिन कटिंग एज पे चाहे वो म्युनिसिपैलिटी है, चाहे तहसील है, चाहे आपका हेल्थ विभाग है, सर्टिफिकेट्स हैं, कोई भी चीज करवानी हो
तो अभी भी बड़ा दुष्कर है वो काम, बहुत मुश्किल है, जी। और वहां पे स्थितियां कोई बहुत बदली नहीं है। उस नाते मतलब ये कि जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है अपना, और खासतौर पे सरकारी ढांचे वाला सिस्टम है, उसमें कोई गुणात्मक फर्क नहीं आया। इसलिए जो विश्व का पैमाना है कि 34%, बाकी देशों में अपने यहाँ अभी भी 58% मानते, उसकी वजह यही फिर आप मानेंगे? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि थोड़ी अतिशयोक्ति भी हो सकती है, लेकिन लगता है कि कटिंग एज जहां पे पब्लिक का इंटरफेस होता है वहां भ्रष्टाचार और बढ़ा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, मनी सर्कुलेशन में उस तरह से लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, और एक स्तर पे ये भी है कि चूंकि ऊपर राजनीतिक नेतृत्व जो है वो अलग अलग स्तर पे इतना अप्रासंगिक सा बना दिया गया है कि जो ब्यूरोक्रेसी का लेवल है या छोटे अधिकारियों के लेवल है वहां ज्यादा निरंकुशता है, वहां ज्यादा एक तरह से खुलापन है कि अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं करेंगे। और दूसरी प्रॉब्लम, जैसे आप भी कई बार जिक्र करते हैं कि ये हमारे देश में सजा नहीं होती जब तक जो रिश्वत नहीं ले रहा है और कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है। भाई हम कई चीज कहते हैं ना, आई फॉर एन आई और टूथ फॉर अ टूथ में ये गलत है, लेकिन अगर आपने एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे दी कि भाई ये करोगे तो ये होगा हश्र, और फिर उसको चौराहे पे लटका दिया जाए या वो सजा चौराहे पे दी जाए, लोग महसूस करें कि भाई ये खौफ डर पैदा हो, तो लोगों जब देखते हैं कि ऐसा करने वाले के साथ ये हुआ, कहीं मेरे साथ नहीं हो जाए कल, तो यहां तो ये है कि भाई विजय माल्या भी भाग गए, सारी चर्चा होने के बाद भाग गए, और अब सारा प्रयास ये है कि उन्हें कैसे वापस लाया जाए, ये शो कॉज दिया जाए, सबको मालूम था वो एक बड़ा पैमाना। और बाकी जमीन पे भी जो छोटे कर्मचारी उसके लेवल पे भी है। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री ने और सरकार ने भी ये कि वजह से एफिडेविट वाला मामला खत्म करवाया कि उसमें सेल्फ अटेस्टेड हो सकता है, या चौथी श्रेणी की नियुक्तियों के अंदर इंटरव्यू की इस व्यवस्था कम, कई मामलों में पारदर्शिता, और ये जो कोशिश छोटी है ये कोई ज्यादा अर्थ वाली नहीं है या क्या है? देखिए है, और दूसरी चीज, हर चीज के लिए हम सरकार को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सरकार के सिस्टम से जुड़ी बात है, सिस्टम से। लेकिन सरकार का सिस्टम भी, जो लाखों करोड़ों सरकारी कर्मचारी हैं, वो तो हमारी सिस्टम से है ना, हमारी समाज से। जब हमारे समाज में एक दूसरे से बोलचाल में, शादी ब्याह के रिश्तों में, वैसे सामाजिक स्तर पे अगर आप किसी के सम्मान में कमी नहीं करते हैं, जबकि मालूम है भाई भ्रष्टाचारी है, रिश्वत ले लेके यहां तक पहुंचा है, तो अगर हमारे यहाँ एक सोशल सैंक्शन है करप्शन को, भाई एक जमाने में इनकम टैक्स रेट बीच में तो स्टेटस सिंबल बन गया था कि अगर मैं बड़ा व्यापारी हूं, मेरे इनकम टैक्स रेट ही नहीं हुई तो मैंने क्या व्यापार किया। तो जब तक कहीं ना कहीं, जैसे यूएस में, यूके में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और हमारे जैसी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इसमें बुनियादी सोच में क्या फर्क है। वहां भ्रष्टाचारी को एक्चुअली ईमानदारी से हे दृष्टि से देखा जाता है, उसका सामाजिक बहिष्कार सा होता है, उसके बच्चों को भी बुरा लगेगा, उसके परिवार को भी बुरा लगेगा, तो आदमी सोचेगा भाई मैं कर क्यों रहा हूं। भ्रष्टाचारी भी तो ये कहता है मैं कर किसके ले रहा हूं, बीवी बच्चों के लिए कर रहा हूं। तो जब तक परिवार में उसका सैंक्शन होगी, अड़ोस पड़ोस में होगी, तब तक ये चलेगा। तो खाली गवर्नमेंट, यस गवर्नमेंट को हम ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक एक ताना बाना भी तो ऐसा है कि इसको पूरी तरह से हम उसको बायकॉट नहीं करते। नहीं, पर संजीव जी, इसमें सार्वजनिक विमर्श में, बहस में, ये मुद्दा आजकल भ्रष्टाचार जमीन पे है या ये है, ये चर्चा नहीं होती। इवन ये कि अभी चुनाव प्रचार हो रहा, उसमें भी किसी ने भ्रष्टाचार को मुद्दा नहीं बनाया। तो एक लेवल पे ये नहीं लगता कि मामला सुलट गया है, खत्म हो गया है, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। इस देश में 68% से 58% हुआ है, तो मतलब कि करीब करीब 60% लोग अभी भी मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, तो मतलब हम उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, नहीं तो फिर हमारी व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है भ्रष्टाचार। तो कहीं ना कहीं जैसे दूसरी कई चीजें हैं वैसे ही एक भ्रष्टाचार भी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक दूसरा सर्वे भी आया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, जिसमें भारत की 3.8 स्कोर आई है 10 में से, रशिया की 2.7 आई है, वो हमसे कहीं ज्यादा भ्रष्टाचारी है। ब्राजील हमारे से बिल्कुल आसपास है, बांग्लादेश वगैरह 2 से भी नीचे हैं। तो किसी स्तर पे यस, अगर हम अपनी विकसित दुनिया से मुकाबला करते हैं और जो हमारा गोल होने चाहिए, लक्ष्य होने चाहिए, तो हम बहुत पीछे हैं। लेकिन कुछ सुधार हुआ है, इससे इंकार नहीं कर सकते। लेकिन जरूरी वही है कि एग्जेम्पलरी पनिशमेंट हो, और हमारे दिमाग में भी यह बात आए कि भाई देखिए जो भ्रष्टाचार कर रहा है हम उसको सम्मान भी नहीं देते। लेकिन राजनीतिक स्तर पर इसकी बहस, इसको मुद्दा बनाकर इसके खिलाफ एक माहौल, जैसा 2012-13 में अन्ना हजारे इन्होंने माहौल बनाया, वो क्यों, उसमें हम वापस क्यों मतलब ढीले पड़ते हुए लगते हैं? भाई हमारे यहाँ कहते हैं ना कि हमारी व्यवस्था में एक बार जो कारतूस चल जाए वो दोबारा नहीं चलती। अयोध्या मंदिर का मुद्दा अगर एक बार भ्रष्टाचार का मुद्दा ऐसा है कि वो जेपी आंदोलन से लेकर वीपी सिंह से लेकर सब में कंटिन्यू चलता है। 1989 बोफोर्स कांड के बाद थोड़ा बहुत अन्ना हजारे के टाइम हुआ, और 2014 के चुनाव में 2G 3G बड़ा इशू था भ्रष्टाचार। लेकिन 2014 और 89 के बीच में 25 साल
जी। का गैप था। जी। तो अब वो 25 साल बाद भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनेगा जी। कि कब बनेगा मालूम नहीं, बट भ्रष्टाचार उस तरह से चर्चा का विषय नहीं है, पब्लिक डिबेट का विषय नहीं है। जी। वो मतलब एक आदत हो गया, वो कुएं में भांग की तरह का मामला हो गया। भाई मतलब ये बहुत ही ट्रेजेडी है, बट कहीं ना कहीं इसकी एक स्वीकारोक्ति है भ्रष्टाचार की हमारे समाज में। जी संजीव जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।